हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर्स सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज हम 13 अप्रैल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। पहले इंपॉर्टेंस ऑफ द डे देख लेते हैं। आज के डे की ना दो इंपॉर्टेंस है। एक तो आज सियाचिन डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। सियाचिन डे सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि आज के दिन जो इंडियन आर्मी है उन्होंने ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा ना सियाचिन ग्लेशियर पे एक कंट्रोल पा लिया था, ठीक है। तो सियाचिन के जितने भी वॉरियर्स थे उनके लिए भी, उनके ऑनर्स में, उनकी मेमोरी में भी इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और साथ में जो सियाचिन ग्लेशियर है ना, उसके बारे में अगर हम देखें तो वो हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है पूरी दुनिया में, ठीक है। हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है ये पूरी दुनिया का, जो सियाचिन ग्लेशियर वाला बैटल ग्राउंड है, ठीक है। और इसमें इंडिया पाकिस्तान की यहाँ पर सिंस 1984 बहुत सारी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, हो रही हैं। तो ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है। तो इसका जो डे होता है, इसकी मेमोरी में जो मनाया जाता है वो आज के दिन मनाया जाता है, ओके। और सेकेंड जो है, आज इंटरनेशनल टर्बन डे है। इंटरनेशनल टर्बन डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है सिंस 2004 से इसको मनाया जा रहा है, ताकि जो आपकी सिख रिलीजन में जितनी इसकी इम्पोर्टेंस है टर्बन की एज अ पार्ट ऑफ देयर रिलीजन, जितना ये मैंडेटरी है वो बताने के लिए आज के दिन को इंटरनेशनल टर्बन डे के हिसाब से उसके तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नीति आयोग हैज़ लॉन्च द फर्स्ट स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स SECI राउंड 1 अप्रैल 2022 एट एन इवेंट चेयर्ड बाय डॉक्टर राजीव कुमार। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड अमंग द लार्जेस्ट स्टेट्स। अब नीति आयोग ने ना एक इंडेक्स किया है और फर्स्ट टाइम ये इंडेक्स को इन्होंने रिलीज़ किया है। इंडेक्स का नाम है स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, ठीक है। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, ये आपके लिए नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि फर्स्ट ऐसा इंडेक्स नीति आयोग ने लॉन्च किया है। और किसने लॉन्च किया है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो नीति आयोग का नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमसे ये पूछा गया है कि लार्जेस्ट स्टेट्स वाली कैटेगरी में टॉप कौन सी स्टेट ने किया है। तो उसमें टॉप किया आपका गुजरात ने, ठीक है। गुजरात ने इसमें टॉप किया है। थोड़े इसके स्टैटिक पॉइंट्स और इस इंडेक्स की और थोड़ी डिटेल्स हम देख लेते हैं। ये जो SECI फर्स्ट इंडेक्स है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, और इंडेक्स का नाम भी आपको याद रखना है ज़रूर। अब इसमें जितने भी एफर्ट्स एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी ले रही है ना टूवर्ड्स आपका क्लाइमेट एंड एनर्जी सेक्टर, उसमें और इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए, क्लाइमेट या फिर एनर्जी सेक्टर में और इम्प्रूवमेंट्स लाने के लिए स्टेट या यूटीज जितने भी स्टेप्स ले रही है, कितने एफर्ट्स वो पुट कर रही है, उसको ट्रैक करने के लिए ये इंडेक्स जो है उसको लॉन्च किया गया है। इसमें डाटा कब का लिया है? 2019 से लेकर 20 का डाटा इसमें लिया हुआ है, इस बारी के इसमें इंडेक्स में आपके। अब इस इंडेक्स को ना 3 कैटेगरीज में इन्होंने इस बार रिलीज़ किया। एक है आपकी लार्जेस्ट स्टेट्स की कैटेगरी, एक स्मॉलर स्टेट्स की और एक यूटी वाली है, ठीक है। तो इन 3 कैटेगरीज के अंडर इन्होंने अलग अलग डिवाइड किया हुआ है कि लार्जेस्ट स्टेट्स में कौन टॉप कर रहा है या कौन लोएस्ट रैंक है, स्मॉलर में कौन है और यूटीज़ में कौन है। हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। टॉप 3 आपकी जो लीडिंग होगी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जो लोएस्ट होती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। तो हम वो 4 ही चीज़ें लेके आए हैं, वो आज हम डिस्कस कर लेते हैं। लार्जेस्ट स्टेट्स में गुजरात ने टॉप किया, हमने अभी डिस्कस किया। सेकंड पे केरला है, थर्ड पे पंजाब है लार्जेस्ट स्टेट्स में। और इसी में ही, इसी कैटेगरी में लोएस्ट पे छत्तीसगढ़ है। लार्जेस्ट स्टेट्स में लोएस्ट जो है इस वाले इंडेक्स में रैंक जो कर रहा है वो छत्तीसगढ़ कर रहा है। अगर हम स्मॉलर स्टेट्स की बात करें तो उसमें गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक पे हैं। फर्स्ट गोवा है, सेकंड त्रिपुरा है, थर्ड मणिपुर है, लोएस्ट इसमें है अरुणाचल प्रदेश स्मॉलर स्टेट्स में। यूटीज़ की अगर हम बात करें तो उसमें टॉप कर रहा है चंडीगढ़, सेकंड पे दिल्ली है, थर्ड पे दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली है। अब दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली जो है पहले अलग अलग यूटीज़ होती थी, बट अब ये एक ही हो गई है सिंस आपका 26 जनवरी 2020 से, ठीक है। 26 जनवरी 2020 से ये एक ही यूटी बन गई है। तो ऐसा नहीं है कि ये 2 अलग अलग यूटीज़ हैं, थर्ड रैंक शेयर करिए, नहीं, ये एक ही यूटी है अब, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली, और इसका कैपिटल दमन है, ठीक है। दमन इसका कैपिटल है। ये आपकी टॉप 3 यूटीज़ हैं, और लोएस्ट इसमें लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप जो आपकी यूटी है ये इसमें लोएस्ट रैंक कर रही है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल टू टैकल ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मानव तस्करी जो है एक बहुत बड़ा इशू है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसके लिए ना एक स्टेप उठाया फॉलोइंग में से किसी इंस्टीट्यूशन ने, उन्होंने एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो ये कौन सी इंस्टीट्यूशन ने किया, ये हमसे पूछा गया।
ये किया आपका नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है उन्होंने इस एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल को लॉन्च किया है। थोड़ी इसकी डिटेल्स देखते हैं। ये जो आपका नेशनल कमीशन फॉर विमेन है, ये इस वाले सेल के थ्रू ना इफ़ेक्टिवनेस को और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस होते हैं उसकी डीलिंग में और थोड़ी इफेक्टिवनेस आ जाए, उसके लिए ये काम करेगा ये जो सेल है। और इसकी अगर आपकी नेशनल कमीशन फॉर विमेन की अगर चेयरमैन की बात करें, चेयरपर्सन जो इसकी हैं वो हैं रेखा शर्मा। ठीक है, रेखा शर्मा चेयरपर्सन है आपकी नेशनल कमीशन फॉर विमेन की। इस सेल में ये जो आपका एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल होगा, इसमें ना और ये और भी काम करेगा इसके लिए कि ताकि जो अवेयरनेस है उसको और रेज किया जा सके विमेन और गर्ल्स में भी। विमेन और गर्ल्स, वैसे तो बेसिकली जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है वो सिर्फ लेडीज़ की नहीं होती है, वो आपके किड्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसमें मेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स की भी तस्करी होती है। तो उन सब चीज़ों में मतलब ये वैसे तो बेसिकली सभी को कवर करते हैं, बट इसमें मेन ये रहेगा कि जो विमेन और गर्ल्स हैं, क्योंकि उनका जो परसेंटेज है ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग में वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो उनमें थोड़ी अवेयरनेस जगाई जा सके कि ऐसे भी होता है, तो वो थोड़ा अवेयर रहें और इन चीज़ों को कम करा जा सके। ये भी इस सेल का काम होगा। साथ में जितने भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस होते हैं ना, उनको डील करने वाली, उनमें कोई जजमेंट देने वाली जितनी भी लीगल हमारे पास एजेंसीज रहेंगी, वो भी थोड़े रिस्पॉन्सिवली काम करें और उनकी रिस्पॉन्स उन केसेस के टुवर्ड्स थोड़ा और बेटर किया जा सके, उस पर भी ये वाला जो सेल है वो काम करने वाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। Who has won the O. Henry Prize for Short Fiction 2022, the oldest major prize for the short fiction in America? अब आपका अमेरिका का ना ये शॉर्ट फिक्शन के लिए बहुत पुराना एक ओल्डेस्ट मेजर प्राइज़ है, ओ हेनरी प्राइज़ का नाम है। ये इस बारी किसको मिला है? 2022 में शॉर्ट फिक्शन 2022 वाला प्राइज़ किसको मिला है? तो ये मिला है आपका अमर मित्रा को। अमर मित्रा को ये प्राइज़ मिला है। रामदर्श मिश्रा हमने कल डिस्कस किया था ना, इनको सरस्वती सम्मान मिला है इस साल का, अपनी बुक मैं तो यही हूँ वाली बुक के लिए। इनको सरस्वती सम्मान मिला है और अमर मित्रा को मिला आपका ओ हेनरी अवार्ड। थोड़ा हम डिटेल्स देखते हैं क्या इनकी बुक थी, क्या नाम था बुक का। तो अमर मित्रा जो हैं वो उन्होंने ना एक बंगाली स्टोरी लिखी थी जिसका नाम था गाँव बुरो। ये जो लैंग्वेज है इसकी, वो ओरिजिनल लैंग्वेज इसकी बंगाली ही थी, बंगाली में ही लिखा था इन्होंने, और टाइटल था बुक का गाँव बुरो। इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया है। इंग्लिश का टाइटल इसका है द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर। द ओल्ड मैन ऑफ कुसुमपुर। ये बुक जो लिखी थी ना अमर मित्रा ने, ये लिखी थी 1977 में। अभी की बुक नहीं है ये, 1977 की बुक है। ठीक है, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन का नाम ये है, और इंग्लिश ट्रांसलेशन की वजह से ही इसको ये अवार्ड मिला है, क्योंकि बंगाली जो भी रीजनल लैंग्वेजेस होंगी ना, वो अपनी रीजन के बाहर नहीं रीच कर पाती हैं। तो उनके लिए ना हमेशा हमारे को कोई ट्रांसलेटर चाहिए होता है, जो जैसे इंग्लिश बहुत यूनिवर्सल लैंग्वेज है, तो वो इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके ताकि ये और लोगों तक पहुंच सके, उसका जो जिस्ट है, जो स्टोरी लाइन वो मतलब जो राइटर है वो पहुंचाना चाहता है ना लोगों को, वो ईजिली पहुंच सके। तो इसको भी ट्रांसलेट किया गया है। जब भी ऐसी कोई बुक होती है ना जिसको कोई नेशनल अवार्ड मिलता है या इंटरनेशनल अवार्ड मिलता है, तो उसमें आपको जितना ज़रूरी ऑथर का नाम याद रखना होता है, उतना ही ज़रूरी उसके ट्रांसलेटर का नाम भी याद रखना होता है आपको, क्योंकि जो इनका प्राइज़ होता है ना, वो हमेशा प्राइज़ मनी या प्राइज़ साइटेशन वगैरह जो होती है, वो हमेशा आपके राइटर और ट्रांसलेटर दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है ऑलमोस्ट हर केस में। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसको ट्रांसलेट किसने किया। राइटर इसके अमर मित्रा हैं, ट्रांसलेट इसको अनीश गुप्ता ने किया है। ये एक जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, और उसकी वजह से, इनकी ट्रांसलेशन की वजह से ये इसका रीच बढ़ा है इस बुक का, और तब इसको ये ओ हेनरी वाला प्राइज़ मिला है। ठीक है, अब जो ये अमर मित्रा है ना, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है 2006 में। 2006 में इनको अपनी बुक ध्रुवपुत्र के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है, जो इंडिया का टॉप लिटरेरी अवार्ड है। ठीक है, ओ हेनरी की अगर हम बात करें तो इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ में, मतलब ओ हेनरी अवार्ड जो है ये आपका एक्सेप्शनल जो शॉर्ट स्टोरीज़ होती है ना उसके लिए मिलता है। पहला ही ऐसा अकेला ईयरली अवार्ड है जो हर साल मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और इसमें एक्सेप्शनल मेरिट वाली जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं उनको मतलब एक मतलब उनके लिए ये अवार्ड है। ठीक है, तो ओ हेनरी ऐसा अवार्ड है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड ₹3800 करोड़ टू अपग्रेड द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को और अपग्रेड करने के लिए फॉलोइंग में से कौन सी स्टेट ने 3800 करोड़ रुपीज़ अप्रूव कर दिए हैं? तो ये किया है आपके असम ने। असम गवर्नमेंट ने ये अमाउंट अप्रूव कर दिया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए।
थोड़ी डिटेल्स देखते हैं इसकी। असम के जो सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने अप्रूव किए हैं ये अमाउंट आपको याद रखना है, 3800 करोड़ रुपीज़ उन्होंने अप्रूव कर दिए हैं, ताकि किसके लिए, असम हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट के लिए। ये आपके प्रोजेक्ट का नाम है, ठीक है, असम हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट, जो कि फंड किसके द्वारा किया जाएगा, जीका के द्वारा। जीका आपका पहले भी आपने पढ़ा होगा, ये जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है, ठीक है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जिसके प्रेसिडेंट कौन है, शिनिची किताओका। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसी एजेंसीज ना बहुत आती हैं एग्जाम में, तो क्योंकि यही एजेंसी फंड कर रही है तो आपको इसका पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट का नाम है शिनिची किताओका। ये फॉर्म हुई है 2003 में, हेडक्वार्टर्स के टोक्यो जापान में है, ठीक है। एम क्या है इस प्रोजेक्ट की, अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें, जो ये आपका हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट है, इसकी एम है कि जो टर्शरी मेडिकल सर्विसेज है ना असम में, उसको बेसिकली स्ट्रेंथन किया जा सके। जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर होते हैं उसको तो मतलब बहुत जगह से उसको फंडिंग भी मिल जाती है और वो ईजी होते हैं। टर्शरी सेक्टर होता है मतलब कि जहाँ पर जो बहुत हाई लेवल के होते हैं ना, जिसमें बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर होता है जिसमें ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा लगने वाला होता है, और यूजुअली जिसमें हम लोग फॉरेन जाते हैं या यहाँ नहीं मिलती हैं जो सर्विसेज, उस हाई लेवल की ट्रीटमेंट के लिए उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है वो एम करेगा। और अगर हम असम की बात करें, असम का थोड़ा स्टार्टिंग देखें तो कैपिटल असम की दिसपुर है और गवर्नर वहाँ के जगदीश मुखी हैं। सीएम हम पढ़ चुके हैं हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। अच्छा, हेमंत बिस्वा शर्मा और भी कहीं के प्रेसिडेंट हैं, हमने न्यूज़ में कवर भी किया था, ये बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं, ठीक है। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, मतलब ये रीअपॉइंट हो गए हैं एज द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च्ड अवसर पोर्टल एंड 850 मेगावाट रैटल हाइडल पावर प्रोजेक्ट। कौन से ऐसा स्टेट या यूटी है फॉलोइंग में से जिसने अवसर पोर्टल भी लॉन्च किया है और साथ के साथ 850 मेगावाट्स का एक रैटल हाइडल पावर प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है। तो ये है आपकी द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर की यूटी ने किया है, वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने इसको लॉन्च किया है, 2 प्रोजेक्ट्स को, जिसमें से एक प्रोजेक्ट जो अवसर है आपका वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया, और जो दूसरा है आपका सेल्फ सफिशेंसी हो सके, ये जो 580 मेगावाट्स का जो प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है, ये है आपका टू अचीव दी सेल्फ सफिशेंसी इन दी पावर सेक्टर। पावर सेक्टर में जो इनकी यूटी है, जो जम्मू कश्मीर है, उसको किसी और स्टेट या यूटी पे डिपेंड ना होना पड़े, वो खुद ही इतना सेल्फ सफिशिएंट हो जाए कि अपने लायक जितनी उनको पावर चाहिए वो जनरेट कर सके। उसके लिए ये जो सेकंड वाला है आपका 580 वाला मेगावाट्स वाला प्रोजेक्ट, इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो अवसर के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अवसर जो है वो मिशन यूथ के अंडर लॉन्च किया गया है, जिसमें जो कनेक्ट टू अपॉर्चुनिटीज़ इनिशिएटिव है ना, वो उसके अंडर ये वाला पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। मिशन यूथ का कनेक्ट टू अपॉर्चुनिटीज़ इनिशिएटिव के अंडर अवसर पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसका मेन एम है ताकि जो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाई जा सके किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, प्री प्लेसमेंट या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रियल टाइम इन्फॉर्मेशन कि अभी इस वक्त कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब की, वो प्रोवाइड की जाएंगी अवसर पोर्टल पे। तो ये टोटली आपका अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। ये 2 प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, ये वाला आपका एम्प्लॉयमेंट के लिए टारगेट कर रहा है और ये वाला पावर के लिए, जो इनकी जम्मू कश्मीर की जो यूटी है वो सेल्फ सफिशिएंट बन जाए उसके लिए। इसकी अगर हम बात करें इस मेगा पावर के प्रोजेक्ट की, तो ये जो है ये सेटअप होने वाला है चिनाब रिवर पे। आपको रिवर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होगा, चिनाब रिवर पे ये सेटअप होने वाला है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। जम्मू एंड कश्मीर की जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर चिनाब रिवर पे ये मेगा पावर प्रोजेक्ट जो है वो सेट होने वाला है। ओके, ये इसके पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं अब। फेडरल बैंक हैज टाइड अप विद विच फॉरेन बेस्ड बैंक टू एनेबल नॉन रेजिडेंट अकाउंट्स ओपनिंग फॉर इंडियंस इन यूएई। फेडरल बैंक ने फॉलोइंग में से किसी एक फॉरेन बेस्ड बैंक के साथ, जिसके हेडक्वार्टर्स फॉरेन में है, उनके साथ टाई अप किया है ताकि जितने भी नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं ना जो दुबई में हैं, उनके वहाँ पर अकाउंट्स ओपन हो सकें। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका बैंकिंग में स्पेशली। इसका आंसर है आपका मशरेक बैंक। मशरेक बैंक जो कि दुबई में बेस्ड है, उनके साथ फेडरल बैंक ने टाई अप करके ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो मशरेक नियो एक ऐप रहने वाला है मशरेक बैंक का ही। ये मतलब फुल सर्विस प्रोवाइड करवाने वाला डिजिटल बैंक है मशरेक नियो, ठीक है। मशरेक नियो जो है वो प्रोवाइड करवाने वाला है ये फैसिलिटी, जिसमें जो इंडियन कस्टमर्स होंगे जो दुबई बेस्ड ही होंगे,
उनका अकाउंट वगैरह जो है वो ओपन किया जा सकता है। अब इस जो ऐप है ये, इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कस्टमर्स होंगे वो अपना बैलेंस वगैरह सब चेक कर सकेंगे इसी ऐप पे, और साथ के साथ इंस्टेंट रेमिटेंसेस भी वो इंडिया को भेज सकते हैं। मतलब जितने भी अब नॉन रेजिडेंट इंडियंस वगैरह क्या होते हैं कि जो वहाँ पर अगर वहाँ से वो कुछ भी पैसा यहाँ पर सेंड करना चाह रहे हैं ना, तो उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए ये एक फ़ायदा है इनका, जो क्विक रेमिटेंस वाला एक फैसिलिटी ये प्रोवाइड करवा रहे हैं इसी ऐप में, उसके थ्रू ये इंस्टेंट रेमिटेंसेस भेज सकते हैं इंडिया को। और साथ में अगर हम फेडरल बैंक की थोड़े से पॉइंट्स देखें, MD CEO हैं फेडरल बैंक के श्याम श्रीनिवासन, और हेडक्वार्टर इसके अलुवा कोची केरला में है। ओके, और टैगलाइन है इसकी योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अबाउट हाउ मच % ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ब्रीथ्स एयर दैट डज नॉट मीट WHO's एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। WHO के अकॉर्डिंग ऐसी कितनी % पॉपुलेशन है जो पॉल्यूटेड एयर को ब्रीथ कर रही है, ठीक है, मतलब WHO के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग वो एयर पॉल्यूटेड है, ऐसी कितनी % पॉपुलेशन है जो उस एयर को ब्रीथ करिए। तो शॉकिंगली 99% पॉपुलेशन ऐसी है जो गलत एयर, गंदी एयर को ही ब्रीथ कर रही है, ठीक है। 99% ऐसी पॉपुलेशन है जो एक ऐसी एयर को ब्रीथ कर रही है जो WHO के स्टैंडर्ड्स नहीं मैच कर रही। अब इस एयर में ना पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं उस पॉल्यूटेंट में जो आपके लंग्स तक जा सकते हैं, लंग्स तक जाएंगे, आपके वेन्स आर्टरीज में एंटर करेंगे और बहुत सारी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट है इसका। और साथ में जो वर्ल्ड हेल्थ डे है ना, उससे पहले इन्होंने WHO ने ये रिपोर्ट दे दी थी। वर्ल्ड हेल्थ डे हमने डिस्कस किया था 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की उसकी थीम थी अवर प्लैनेट अवर हेल्थ, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड हैज साइंड एन MOU विद रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी REMC एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस टू डेवलप रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स फॉर द इंडियन रेलवेज। अब सतलुज जल विद्युत निगम एक है, उन्होंने REMC के साथ मिलके और किसके साथ मिलके एक ऐसा रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया है इंडियन रेलवेज़ में। तो वो किया है भेल के साथ मिलके, जो आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है ना, BHEL भी कहते हैं इसको, इनके साथ मिलके ये वाला जो रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं वो इंडियन रेलवेज़ में सेटअप किए जाएंगे। ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं सारा। रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को मतलब और बढ़ावा दिया जा सकेगा या और डेवलप किया जा सकेगा इंडियन रेलवेज़ में, उसके लिए स्टेप उठाया गया है। और जो MOU है वो साइन किया गया है ताकि एफिशिएंट पावर कंजम्पशन हो सके रेलवेज़ में, ठीक है, एफिशिएंट पावर कंजम्पशन हो सके। और जो टैरिफ्स वगैरह होते हैं ना, उसमें भी उसको भी थोड़ा और ऐसे कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिशियल हो, वो इनका मेन मोटिव रहेगा। वो भी स्टेप इसी में कवर हो जाएगा, इसी MOU में। ओके, अब आज के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स देख लेते हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना वॉज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड एट द हाई ऑल्टीट्यूड रेंजेस इन पोखरान राजस्थान। द एयरफोर्स वेरिएंट ऑफ हेलिना इज नेम्ड ध्रुवास्त्र। एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है हेलिना, वो कहाँ पर टेस्ट की गई है? पोखरान राजस्थान में। आपको सिर्फ नाम रखना है याद जो मिसाइल है उसका, और कहाँ टेस्ट हुई है? पोखरान रेंजेस राजस्थान में। इसका जो एयरफोर्स वाला वेरिएंट है ना, उसका नाम ध्रुवास्त्र है, ठीक है, ध्रुवास्त्र उसका नाम है, ये भी आपको याद रखना है हेलिना, और जो आपका एयरफोर्स वाला वेरिएंट है उसका नाम ध्रुवास्त्र, बस इसमें ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल रिपोर्ट टाइटल्ड ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022, ये रिपोर्ट का नाम है। इसके अकॉर्डिंग विंड एनर्जी इंस्टॉलेशंस वर्ल्ड वाइड मस्ट क्वाड्रुपल, मतलब कि इस रिपोर्ट में ये लिखा है कि अभी तक जितनी हमारी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में जितनी विंड एनर्जी की इंस्टॉलेशंस हैं उनको कम से कम 4 टाइम्स होना पड़ेगा और 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा उनकी इंस्टॉलेशंस को, ताकि जो हम एक टारगेट रखा है हमने नेट ज़ीरो एमिशंस का बाय 2050, उसको हम अचीव कर सकें। तो उसके लिए हम अगले 10 सालों में कम से कम हमारे को 4 टाइम्स और जो विंड एनर्जी है उसकी इंस्टॉलेशंस को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तब हम ये जो टारगेट है इसको अचीव कर पाएंगे। ये वाली न्यूज़ थी आपकी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं द ICC अनाउंस द पाकिस्तान स्किपर बाबर आजम एंड ऑस्ट्रेलियन रन मशीन रेशल हेनिस एज द मैन ऑफ द मंथ और वुमेन ऑफ द मंथ। एक नया इनिशिएटिव है ना, मैन ऑफ द मंथ और वुमेन ऑफ द मंथ, इसमें ICC ने डिक्लेयर किया है। तो उसके अकॉर्डिंग मार्च के जो मैन ऑफ द मंथ बने हैं वो बाबर आजम बने हैं, जो आपके पाकिस्तान के कैप्टन हैं, और साथ में ऑस्ट्रेलिया की जो रेशल हेनिस हैं ये बनी है वुमेन ऑफ द मंथ मार्च मंथ के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है, एक्टर स्क्रीन राइटर शिव कुमार सुब्रमण्यम हैज़ पास्ड अवे। ऐसे ऑबिचुरीज वगैरह में आपको सिर्फ ये पूछा जाता है कि इनका नाम दे दिया जाएगा और साथ में पूछा जाएगा कि ये क्या काम करते थे। तो ये एक्टर और स्क्रीन राइटर थे, शिव कुमार सुब्रमण्यम इनका नाम था, इनकी डेथ हो चुकी है। ये आपकी आज की न्यूज़ थी। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और मैं आपसे कल मिलूंगी नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।